हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में सोशोलॉजी का चैप्टर करने जा रहे हैं, सोशल मूवमेंट, और ये उसका है थर्ड पार्ट। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में अगर किसी तरीके का भेदभाव आता है, मनमुटाव आता है, तो हमेशा कोई ना कोई कलेक्टिव एक्शन, मतलब सब ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग मिलकर उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर सोशल मूवमेंट होना चाहिए तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए कि जब बहुत सारे लोग यही सोचें कि वो लोग उनके साथ जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जो दूसरों के साथ नहीं हो रहा है, और वो लगे कि वो किसी तरीके से प्रताड़ित हैं, ऑप्रेस्ड हैं, और उन सबको फिर इकट्ठा करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई लीडर होना चाहिए, और एक बहुत क्लियर सोच होनी चाहिए। तो जो ये तभी जाके ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जो सोशल प्रोटेस्ट है वो भी, वो उसका भी, वो उसमें भी यही चीज़ होती है कि ये वाली जो कि कोई ना कोई लीडर होना चाहिए, क्लियर आइडियोलॉजी होना चाहिए, नहीं तो सोशल प्रोटेस्ट नहीं होता है। तो जब जब लोगों को ये होता है, उनको ये तो पता है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग उसके लिए कोई अपने आप कोई लीडर इकट्ठा नहीं कर सकते, अपने आप पॉलिटिकली उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता है, और वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर किसी न किसी तरीके से सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इस तरह से नहीं होता कि उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिख जाता है कि वो बात नहीं है जो कि होना चाहिए। इन इस बुक वेपन्स ऑफ द वीक, जेम्स स्कॉट ने एनालाइज करी थी मलेशिया में जो पेजेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, उनकी लाइफ को। तो उन्होंने कहा था वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उनके अगेंस्ट, उनके उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था और छोटी छोटी चीज़ें जो उनके साथ हो रही थी, तो वो उनको लग रहा था कि उनके साथ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर वो अपने आप को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो किसी और तरीके से अपना ये प्रोटेस्ट दिखा रहे थे। और वो ये कर रहे थे कि वो जो काम करते थे, जो पेजेंट्स और लेबरर्स, वो ज़रूरत से ज़्यादा स्लो करते थे। तो ये एक तरीके से जो इनका था, वो एक तरीका था जताने का कि हम आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब ये है, देखिए ये है बॉक्स 8.4, ये भी किसी तरीके से एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है कि जो साउथ एशिया में जो गरीब औरतें हैं, वो लोग जब उनका हस्बैंड के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, मतभेद चलता रहता है, और उनके हस्बैंड्स अगर पीने पिलाने वाले होते हैं और वो उनको ज़बरदस्ती कहते हैं कि तुमने जो काम करा है उसका जो पैसा है वो हमको दे दो जिससे कि हम शराब पी सकें, तो उसका उन्होंने एक तोड़ निकाला। उन्होंने अपना जो पैसा है उन्होंने कई कई जगह पे वो उसको अलग अलग जगह पे वो उसको छुपा के रखने लग गई। और जब उनको बहुत परेशान किया जाता था, उनके पति उनको बहुत जोर जबरदस्ती करते थे कि उनको पैसा दे दो, तो किसी एक जगह से जहाँ पे उन्होंने छुपाया होता है वो वहाँ से निकाल के उनको पैसा दे देती थी, और जिससे कि उनके पति को ये नहीं पता चलता था कि उन्होंने कहीं और भी पैसा संभाल के रखा हुआ है, और उनका वो वाला पैसा बचा हुआ रह जाता था। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो जो टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट हैं, इसमें 3 मेन तरीके के हैं, जो है रिफॉर्मिस्ट, रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी, और या फिर रिवॉल्यूशनरी। तो रिफॉर्मिस्ट जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, रिफॉर्म लाना। तो जो रिफॉर्मिस्ट चेंज है, वो जो अभी जो सिचुएशन चल रही, जो भी सोशल सिचुएशन है, भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें चेंज लाने के लिए वो मूवमेंट करा जाता है। लेकिन ये मूवमेंट, ये जो चेंज ला पाता है वो धीरे धीरे ही ला पाता है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उसके चेंजेस लाने के, एकदम इमीडिएट इसमें चेंज नहीं दिख सकता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि 1960 में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये एक तरीके से एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो जो कैंपेन हुआ था वो भी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, वो भी एक रिफॉर्म लाना था, एक तरीका जो चल रहा था कि सबको इन्फॉर्मेशन होए, अपनी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको मिलने का हक होना चाहिए। और पहले जो स्टेट्स थी, अगर आपको याद हो कि बहुत सारे तो
जो मुंबई वाला जो भी एरिया था वो पूरा का पूरा वो गुजरात सब एक ही स्टेट के अंदर आते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सब लोगों को एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली वो लोग अपने आप को एक्टिव नहीं कर पा रहे, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ रही थी और लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने फिर वहाँ पे मूवमेंट हुआ और उसमें हुआ कि सब लोग को लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स होनी चाहिए। अब इसके बाद है रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी। तो जैसे कि समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्म करना, बदलाव आना। तो ये जो रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट है, वो इंसान के जो मन है, जो कॉन्शियसनेस है, उसमें चेंज लाने के लिए जो मूवमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं वो कहलाते हैं रिडेम्पटिव या फिर ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि जो इजावा कम्युनिटी इन केरला है, वो उनको नारायण गुरु ने उनके जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज करवाने में बहुत मदद करी थी। अब इसका क्या बैकग्राउंड है कि जो केरला में जो कहा जाता है कि जब बहुत पहले जब श्रीलंका से जैन लोग यहाँ पे आके बसे, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए था, तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ लोग अपने एक तरीके से अपने सुरक्षा के लिए उनको रखे। और वो जो सुरक्षा के लिए रखे जिन लोगों को, वो काम तो क्षत्रिय का करते थे, लेकिन उनको जो लेवल था वो शूद्र का मिला हुआ था। और फिर धीरे धीरे करके उनके साथ ज़्यादा जो असमानताओं का सामना करना पड़ा। और फिर जब जब नारायण गुरु थे तब उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसमें था कि वन गुरु, वन रिलीजन एंड वन गॉड। एंड तो वो वाला जो वन रिलीजन वन गॉड वाला, क्योंकि उसमें उसमें बहुत सारे कन्वर्जन्स भी होने लगे, काफ़ी लोग अपना धर्म परिवर्तन भी करने लग गए। तो उन्होंने इसमें ये वाला ये इन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश करी और उन सबको समानता देने की कोशिश करी। और जो नीचे दर्जे के लोग माने जाते थे उनके बच्चों को उनको स्कूल भेजने के लिए भी उन्होंने प्रेरित करा। अब रिवॉल्यूशनरी रिवॉल्यूशनरी भी नाम से समझ में आता है कि जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होते हैं उसमें इमीडिएट चेंज होता है। एकदम जो मूवमेंट के बाद इमीडिएट चेंज होने की कोशिश करी जाती है। जनरली इसमें ये होता है जब कि एक एक जो गवर्नमेंट होती है, एक जो पावर होती है, वो दूसरे पावर पे कब्जा कर लेती है और फिर वो उनको वो अपने जो तरीका उनका चल रहा होता है उसको छोड़कर वो अपना तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो मूवमेंट है ये है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जब रशिया में हुआ था, जिसमें कि उन्होंने जो सीसारिस थे जो कि वहाँ के जो रशियन एमपी जो राजा रानी का रूल चलता था उसको उन्होंने उखाड़ फेंका था। और फिर उन्होंने वहाँ पे जो कम्युनिस्ट स्टेट वहाँ पे स्थापना करी थी। जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है उसमें जो बोल्शेविक्स थे वो बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे जाके स्टैब्लिश करी थी। अब वैसे ही नक्सलाइट मूवमेंट जो कि इंडिया में है, वो शुरुआत हुई थी। जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, जो लेबर्स और पेजेंट्स पे जो अत्याचार करते थे, तो उन्होंने उससे लड़ने के लिए उसके खिलाफ उन्होंने नक्सलाइट मूवमेंट शुरू किया, जिसमें कि ये अमीर लोगों को लूट भी लेते थे, किडनैप भी कर लेते थे, उनसे पैसा वसूली भी करते थे। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट है, ये इस तरीके के मूवमेंट को रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें कि बताया गया है कि सोशल मूवमेंट को सब लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो अगर कोई भी सोशल मूवमेंट में दो साइड्स होंगे और दोनों उस जो मूवमेंट है उसको अलग अलग तरीके से वो लोग उसको व्यू करते हैं। अब जैसे कि जो म्यूटिनी हुआ था, अगर आपको याद हो, जब हम लोग का जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल हो रहा था, तो उसमें जब जितने भी वो थे सैनिक थे, उन्होंने रिवोल्ट करा था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। तो उस क्योंकि जब जब भी कोई अथॉरिटी होती है जो लेजिटिमेट अथॉरिटी, मतलब जिसको कि लॉफुली जिसको अथॉरिटी माना जाता है, उसके अगेंस्ट में जब भी कोई विद्रोह होता है तो उसको म्यूटिनी कहा जाता है। तो ये जो विद्रोह हुआ था, लेजिटिमेट अथॉरिटी कौन सी थी? लेजिटिमेट अथॉरिटी थी ब्रिटिश के रूल। तो इसीलिए ब्रिटिश रूल ने उसको म्यूटिनी कहा। लेकिन जिन्होंने ये विरोध किया था, जो सैनिकों ने ये विरोध किया था, उन्होंने वो विरोध उनके हिसाब से वो लेजिटिमेट था, क्योंकि वो उन्होंने विरोध किया था एक ऐसी पावर के ऊपर अगेंस्ट, जो कि वो नहीं चाहते थे और वो लॉफुली उनकी नहीं थी। तो उनके लिए ये फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल था, या फिर स्ट्रगल
स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था, तो वो उनके हिसाब से वो गलत नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश रूल के हिसाब से ये बेटर नहीं थी। तो इसीलिए कोई भी सोशल मूवमेंट होता है तो इसमें लोग अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से उसको सोचते हैं। अब हम लोग देखते हैं सोशल मूवमेंट को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो भी सोशल मूवमेंट्स हैं उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है ओल्ड और न्यू। तो ये जो है ये भी ओल्ड एंड न्यू वाला जो ये क्लासिफिकेशन है, तो वो भी आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। तो जो एक तो आपने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, जो आपने रिफॉर्मरी और रिफॉर्मेटरी, और आपने अ, जो ये वाले तीन पढ़े थे, रिफॉर्मिस्ट, रिडेम्पटिव और रिवॉल्यूशनरी। रिफॉर्मिस्ट, रिडेम्पटिव और रिवॉल्यूशनरी। तो ये तो है टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, जो कि रिफॉर्मिस्ट, रिडेम्पटिव और रिवॉल्यूशनरी हैं। लेकिन ये है क्लासिफिकेशन, मतलब इसको हम इनको भी हम दो ब्रॉड तरीकों में हम बांट सकते हैं। तो वो क्या है, ओल्ड मूवमेंट और न्यू मूवमेंट्स। तो जो ओल्ड मूवमेंट जो पहले हुआ करते थे, वो जनरली जो भी मूवमेंट्स होते थे, पहला पॉइंट है उनमें वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनके वो ये मूवमेंट करा जाता था, और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का किसी मूवमेंट को साथ देना बहुत ज़रूरी होता था। जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल हमारा हुआ था, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी वो इसके साथ में थी। न्यू मूवमेंट क्या होता है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और कई बार तो वो लोग सरकार के अगेंस्ट और उनके तरीकों के अगेंस्ट ही वो लोग मूवमेंट करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है वर्कर्स मूवमेंट। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो ओल्ड मूवमेंट था, बेसिकली वो चाहते थे कि जिस तरीके से पावर को जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, मतलब गवर्नमेंट जिस तरीके से पावर का बंटवारा करा हुआ है, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए वो लोग जनरली मूवमेंट करते थे। लेकिन अब जो न्यू मूवमेंट्स है, जनरली वो कोई समाज का इशू लेकर वो आते हैं, और सामाजिक इशू होता है उसमें सरकार के जो पावर रिलेशनशिप है उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। और जो ओल्ड मूवमेंट्स थे वो जनरली ज़्यादातर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे बेस्ड थे, और जो न्यू मूवमेंट्स हैं वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे भी हैं, सोशल इश्यूज पे भी हैं, और पॉलिटिकल इश्यूज में भी हैं, और कल्चरल इश्यूज में भी हैं। तो मतलब उनका जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ गया है। और जो ओल्ड मूवमेंट्स हैं जनरली उसमें जो लोअर और डिप्रेस क्लास लोग थे, ज़्यादातर औरतों पे, दलित क्लास, उनके ऊपर वो मूवमेंट्स होते थे, जैसे कि आर्य समाज। लेकिन अब जो है ये कास्ट एंड क्लास से ऊपर है, मतलब इसमें कोई भी क्लास एंड कास्ट का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। ये ये जैसे वर्कर्स मूवमेंट एक टाइप के लोग जो कि एक तरीके का काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड है। इसमें कौन सी कास्ट के हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी वहाँ पे वर्क करता है उस जगह पे, वो लोग इकट्ठा मिलकर मूवमेंट करते हैं। जैसे ट्राइबल मूवमेंट है तो उनके अपने इश्यूज हैं। तो इस तरीके से ये जो है ओल्ड मूवमेंट और न्यू मूवमेंट में डिफरेंस है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो अब जो है जो सोशल मूवमेंट का पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सोशल मूवमेंट का पार्ट 4, 5 एंड 6 रह गया है, वो भी जल्दी से खत्म कर लेंगे, और उसके खत्म होते ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1 मार्क क्वेश्चंस कर लेंगे, और अगर टाइम अलाउ करेगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।